नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम आपके सामने भारत सरकार की आर्थिक स्थिति पर विचार करेंगे और इसके लिए हम आपको ले चलेंगे देश के जाने माने पत्रकार भाई पुण्य प्रसून वाजपेयी के पास और उनकी रिपोर्ट के जरिए हम आपको पूरा सच दिखाएंगे कि आखिरकार देश में हो क्या रहा है। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार क्या कर रही है। देखिए, आरबीआई और एजी ऑफिस, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या क्या कह रहे हैं इस मामले में। आप देखिए भाई पुण्य प्रसून को शुरुआत से। दोस्तों नमस्कार। बहुत ही शोर है संसद का और महिला आरक्षण बिल को लेकर इस सरकार ने एक ऐसी बिसात बिछा दी जिसके भीतर सब कुछ इस देश का छुपते चला जा रहा है। अगर सरकार की गवर्नेंस फेल है तो वह रिपोर्ट भी छुप जाती है। अगर इस देश के हालात कंगाली वाले हैं तो वह रिपोर्ट भी इस दौर में छुप जाती है, क्योंकि संसद का शोर है। लेकिन संसद का शोर जब 22 तारीख को थमेगा तो 24 घंटे से भी कम वक्त में प्रधानमंत्री से मुलाकात आपकी बनारस की गलियों में हो सकती है और उसके 24 घंटे के बाद आप प्रधानमंत्री से जयपुर में मिल सकते हैं। और अगर वहां भी मुलाकात आपकी ना हो पाए तो चंद घंटों के बाद आप भोपाल पहुंच जाएंगे, वहां पर प्रधानमंत्री से आप मिल सकते हैं। और यह सिलसिला जो अब शुरू होने वाला है, अगले 7 महीनों तक प्रधानमंत्री इस देश की किसी न किसी शहर की किसी न किसी गलियों में आपको नजर आने वाले हैं, क्योंकि इस दौर में जो रिपोर्ट आती है वो सब कुछ तो छुप जाती है। किसे पता है कि इस दौर में आरबीआई की एक रिपोर्ट बतला रही है कि इस देश के आम लोग, चाहे वो लोअर क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर मिडिल क्लास हो, स्थितियां उसकी नाजुक हो गई है और पूरे देश के भीतर में जो हर घर परिवार में बचत होता था वो बहुत कम हो गया है। जो कर्ज है वो बहुत बढ़ गया है। यहां तक कि घर की जो संपत्ति होती है, चाहे बैंक में जमा पैसा हो, चाहे कभी किसी ने इन्वेस्ट किया हो, तमाम चीजों को जोड़िए वह भी इस दौर में कम हो गया है। लेकिन यह रिपोर्ट तो आपने देखी नहीं होगी। आपने तो सीएजी की वह रिपोर्ट भी नहीं पढ़ी जिसमें जिक्र हुआ कि कैसे सरकार चलाते वक्त इस देश के पब्लिक सेक्टर कंपनियों में फाइनेंशियल हेरफेर हो रहा है। जहां पैसा खर्च करना है वहां नहीं होता है, कहीं और खर्च हो जाता है। जो सेस का पैसा आपसे लिया जाता है कि इसका उपयोग इस जगह पर करेंगे, वहां भी उपयोग नहीं हो पाता है। और बीते 5 वर्षों से इस तरीके के फाइनेंशियल हेरफेर और उसको सुलझाने या सलटाने की दृष्टि से सरकार काम नहीं कर रही है, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में कई केसेस का जिक्र है कि 5 बरस हो गए लेकिन किसी ने उसे सुलझाया क्यों नहीं। तो क्या वाकई इस देश के भीतर में अब जो जनता की हालात है उससे ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने महिला आरक्षण का जिक्र किया? उससे भटकाने के लिए क्या विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई? और उसी से भटकाने के लिए क्या 1 अक्टूबर से किसान क्रेडिट कार्ड लेकर तमाम बीजेपी के लोग आपको घर घर किसानों के नजर आने वाले हैं और उससे लुभाया जाएगा और बताया जाएगा कि देखिए सरकार क्या शानदार काम कर रही है। आइए इस सफर पे चलिए, क्योंकि इस सफर के भीतर में शुरुआत ही इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस की रिपोर्ट से होती है, जो बहुत साफ बताती है कि दुनिया के उभरते हुए बाजारों में भारत है, चीन है, ब्राजील है। लेकिन अगली लाइन उसकी बतलाती है कि दरअसल ये उभरते हुए बाजार जो है टॉप पर है। टॉप का मतलब चीन है, कर्ज लेने के मामले में टॉप पर है, यानी कर्ज के आश्रय इस बाजार को डेवलप किया जा रहा है। और ये अपने तरीके की पहली बार समूची दुनिया के सामने तमाम उभरते हुए बाजारों को लेकर संकट है कि जितना कर्ज बीते 10 साल में लिया गया उसके बराबर, उसके 10% हिस्सा सिर्फ बीते 6 महीनों में ले लिया गया। यानी स्थितियां नाजुक जो शुरू हुई है वह कोविड काल के जरिए मत समझिए, उसके बाद 2021 को भी भूल जाइए, 2022, 2023 स्थितियां नाजुक हो चली है। लेकिन संसद के शोर में आप खोए हुए हैं, ध्यान छोड़ दीजिए उधर। अब आरबीआई की उस रिपोर्ट को समझिए जहां वो सीधे तौर पर कहती है कि इस देश के भीतर में
जो घरों के भीतर का जो एसेट होता है, जो पूरे देश का एक औसत निकाला जाता है, वह अगर 2021 में 22 लाख करोड़ था तो वो घटकर 13 लाख करोड़ पर आ गया है। पहली नजर में आप क्या समझे? 9 लाख करोड़ रुपए संपत्ति इस दौर में देश की कम हो गई घरों के भीतर से, जो लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल अपर क्लास और तमाम पूरे देश के भीतर में सबको जोड़िएगा, आप सोचेंगे संपत्ति का मतलब क्या होता है। तो इसको थोड़ा और क्लियर कर लीजिए। बैंक लोन इसके दायरे में आता है। जो लोन आप एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लेते हैं वह भी आता है। जो बैंकों में आपका पैसा जमा है आरबीआई उसको भी जोड़ रही है। वित्तीय संस्थानों में यानी जहां जहां आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में उसको भी जोड़ रही है। लाइफ इंश्योरेंस को भी जोड़ रही है, प्रोविडेंट फंड को भी जोड़ रही है। जो करेंसी आपके घर में है उसको भी जोड़ रही है, और भी कुछ इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो उसको भी जोड़ रही है और खुले तौर पर बतला रही है। मौजूदा वक्त में यह 23 बरस में सबसे खराब स्थिति है। पहली नजर में आप क्या समझे कि आपको लग रहा है कि घरों के भीतर की संपत्ति कम हो गई। दूसरी स्थिति समझिए कि जो सेविंग हुआ करती थी यानी जो बचाते थे पैसा वह भी कम हो गया है, और वह शायद आजादी के बाद से सबसे कम है। इस मार्केट परिस्थिति में सबसे स्थिति यह है कि 2007 में एक बार यह स्थिति आई थी जब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय परिस्थिति डगमगाई थी और मंदी दुनिया में छा गई थी। लेकिन अभी 2023 में हमको लगता है एक लकीर खींचते हैं, नोटबंदी की लकीर, क्योंकि 2016 तक स्थिति भारत की मनमोहन सिंह वाली थी और नोटबंदी के बाद की स्थिति क्या होती चली गई, इसको इस रूप में समझने की शुरुआत कीजिए। जो सेविंग और बचत होती थी हर घर के भीतर में, वह तकरीबन 10% के पार रहती थी, हमेशा रही। 2019 में कोविड काल में जबरदस्त तरीके से गिरावट आई और 7.9% हो गया। लेकिन आज की तारीख में और 2022 यानी पिछले बरस वो 7.2% आया और 2023 के दरवाजे पर ये 5.1% आ गया, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है इस देश के भीतर का। कि सर आपकी मैरिज एनिवर्सरी है। क्या पहले क्यों नहीं बताया? आज नहीं है सर, 33 डेज के बाद है। ये कैसा रिमाइंडर है? अब तक का एक रिकॉर्ड है इस देश के भीतर का कि सेविंग इतनी कम, ये 5.1% जीडीपी के तुलना में है। इतनी कम सेविंग कर पाने की स्थिति में भारत के तमाम घर हैं। और यहां पर एक चीज और जुड़नी चाहिए कि आप पर फाइनेंशियल बोझ कितना पड़ गया, वित्तीय बोझ कितना पड़ गया। आरबीआई इसको भी बता रही है कि देखिए ऐसा है कि पिछले बरस तो 3.8% था जीडीपी का, इस बार वो बढ़कर 5.8% हो गया। सामान्य तौर पर अगर आप पहले आप देखिएगा तो ये बोझ जो हुआ पड़ता था वो 2.7 के ऊपर नहीं जाता था, लेकिन अब डबल से ज्यादा की परिस्थिति में आकर भारत आकर खड़ा हो गया है। अब जब इन बातों का जिक्र हो रहा है तो 2-3 बात और समझ लीजिए कि जो लोन लिया जाता है उसमें कितना इजाफा हो गया और किस तरीके से लोन लिया जा रहा है। और उसमें इंस्टीट्यूशनल लोन जो लिया जाता है वो अगर रईस लोग लोन 42% लेते हैं तो मिडिल क्लास जो है उसका 30% हिस्सा, जो पूरे देश की सब लोगों को जोड़िएगा उसका 30%, अगर मिडिल क्लास को मानिएगा तो वह भी 40% ले रहा है। लौटाने की स्थिति उसकी भी नहीं है। जो लोअर क्लास है उसके पास तो पैसा नहीं, तो उसका लगभग 20-22% वह लोन लेता है अपने तौर पर। लेकिन बात इसके आगे शुरू होती है जिसमें सवाल सबसे बड़ा ये है, इस देश के भीतर में क्या वाकई बीजेपी के नेता चुनाव प्रचार भी कर पाएंगे? क्योंकि जो रिपोर्ट है आरबीआई की और उसके साथ जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी यानी सीएमआई की रिपोर्ट जो बतलाती है यूथ पार्टिसिपेशन लेबर के तौर पर इस देश के भीतर कितना है। अगर नोटबंदी तक की परिस्थिति में एक लकीर खींचे तो नोटबंदी के वक्त इस देश का युवा 15 साल से 24 साल तक के बीच में 7 करोड़ 48 लाख युवा रोजगार कर रहा था। लेकिन आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आंकड़ा घट के 5 करोड़ 50 लाख पर आ गया, यानी लगभग 2 करोड़ लोगों की नौकरियां इस दौर में चली गई। और जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल कहता है किसी भी देश की जीडीपी और इकोनॉमी को देखकर, वो भारत के लिए कहता है कि आपके मॉडल में 28.1% तो होना ही चाहिए।
इतना तो आपको रोजगार होना चाहिए कम से कम 15 से 24 की उम्र तक का, लेकिन अभी कितना है 18.1%। यहां भी मात खा गए। अब सवाल यह है कि दुनिया में क्या है। सोचिए, भारत के भीतर 18% ही रोजगार पाने की स्थिति में जो पहला तबका है युवा 15 से 24 साल का। ब्राजील में देखिएगा तो 56% है, इंडोनेशिया में 45% है, अर्जेंटीना में 40% है, बांग्लादेश में 35% है, फिलीपींस में 33। सब नाम गिनाते चले जाएंगे, सभी भारत के ऊपर है, क्योंकि 18% नाम गिनाए तो रात हो जाएगी। एक ठीक बात। रेड लाइन है भारत के भीतर में रोजगार को लेकर। और ऐसा नहीं है कि जब हम आपसे जिक्र 15 से 24 कर रहे हैं, अगर आप इसको भी बांट दीजिए और नोटबंदी के दायरे में लाकर खड़ा कर दीजिएगा तो इससे आपको रोजगार से पता चल जाएगा कि भारत के भीतर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैसे डिस्टर्ब हुआ। और जो भी रोजगार कहीं भी बच्चों को मिलता था जो स्कूल नहीं जा पाते थे या स्कूल जाने के बाद मजदूरी करना चाहते थे, परिवार का पेट पालते थे, इस देश के भीतर में 2016 में 16.45% यानी तकरीबन 16.5% लोग 15 से 19 साल के भीतर रोजगार उनको मिल रहा था। वो आज की तारीख में घटकर 3.4% हो गया है, 3.75%। यह युवा है। इसमें से आप फिर सोचिए कि 18 के ऊपर चलिए, आप कहेंगे क्योंकि वोट तो वही देता है, तो 20 से 24 साल के भीतर में 43% हुआ करता था नोटबंदी के समय, जो आज घट के 34% पर आ गया है। बुजुर्गों की स्थिति भी बड़ी डगमगाई है। जो बुजुर्ग है ये सोचते हैं कि हम रिटायर हो गए, कुछ काम मिल जाएगा। उनमें से 40% काम कर रहे थे नोटबंदी के वक्त, आज की तारीख में वो घटकर 24% हो गया है, जिनकी उम्र 60 से 64 साल के बीच में है। और 65 प्लस में 2016 तक काम कर रहे थे 25% और आज काम कर रहे हैं 7%। तमाम परिस्थितियों के भीतर रिपोर्ट बतलाती है कि सरकार के सामने तो मुश्किल है, तो सरकार करेगी क्या और कैसे करेगी? क्योंकि एक रिपोर्ट आरबीआई की है, दूसरी रिपोर्ट इस देश की गवर्नेंस की है, जिसको सीएजी ने बतलाया। सीएजी ने बहुत साफ तौर पर कहा कि देखिए बड़ा मुश्किल है। 2021-22 में जो एक्सटर्नल कर्जा था वो 4,39,000 करोड़ का था। 2022-23 में ये बढ़कर 6,58,000 करोड़ का हो जाता है। इस रफ्तार से जा रहे हैं तो लायबिलिटीज जो आपकी है, जो स्मॉल सेविंग को लेकर भी है, जिसमें पीएफ भी आता है, उसके भीतर जो इन्वेस्टमेंट आप एनएसएसएफ को लेकर करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को लेकर करते हैं, पोस्ट ऑफिस के इंश्योरेंस फंड को लेकर करते हैं, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, उसमें भी आप 21,560 करोड़ का कमी है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और पब्लिक फंड को आप करंट अकाउंट में डाल रहे हैं, ये तो नियम कायदे विरोध में चल रहा है। ये कौन बतला रहा है? सीएजी बतला रही है। यानी इस देश की इकोनॉमी जिसको सरकार चला रही है, उस इकोनॉमी पर उसकी पकड़ नहीं है। और पकड़ ना होने के बाद जब आपकी जैसी जरूरत होती है, जैसे कल जरूरत थी विश्वकर्मा की, तो आपने ऐलान कर दिया 13,000 करोड़ रुपए इधर डेला लो। आज जरूरत पड़ी कि नहीं, इस देश के भीतर में महिलाएं बड़ी पीड़ित हैं और रसोई का सवाल उठा रही है, तो एक झटके में उनकी पूरी महंगाई को डाइवर्ट करो और आरक्षण पर लाकर खड़ा कर दो, तो आप वहां लाकर खड़ा कर चुके हैं। लेकिन इस देश के भीतर में अगर आप पब्लिक फंड को करंट अकाउंट में डालते हैं और खुले तौर पर ये विरोध है, तो दूसरा हिस्सा ये है कि जो सरकार जनता से लेवी या सेस लेती है, तो जिस काम के लिए लिया जाता है वहां भी वो खर्च नहीं कर पा रही है। और ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है। इतना ही नहीं, पब्लिक सेक्टर के भीतर जो रकम अभी आप देख रहे थे पुण्य प्रसून वाजपेयी जी को, वो देश के बिल्कुल आर्थिक हालात पर सारी चीज़ें बता रहे थे। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा एनालिसिस, आप हमें ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल RV सिंह यादव एडिटर। थैंक यू वेरी मच।